बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज के बाद हमने डिस्कस किया लॉन्ग क्वेश्चंस को, और आज हमारा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं और उनके क्या क्या जवाबात हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाइफ डिपेंड्स अपॉन फोटोसिंथेसिस। सवाल पूछा गया है, बताइए कि तमाम की तमाम जिंदगी का दारो मदार फोटोसिंथेसिस पे है, वजाहत कीजिए। तो इस सवाल को आपने पढ़ने के बाद परेशान नहीं होना है, बल्कि सवाल की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद आपने इसका आंसर यूं लिखना है। इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है, ऑल लाइफ डिपेंड्स अपॉन फोटोसिंथेसिस, तमाम की तमाम जिंदगी का दारोमदार फोटोसिंथेसिस पे है। एज प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्लांट प्रोड्यूसर हैं। That brings solar energy in living world, जो सूरज की रोशनी को जिंदगी में जिंदा जानदारों के जिस्मों में लेकर के आते हैं। From which they prepare their food, और इसकी मदद से ये अपनी खुराक तैयार करते हैं। That is also major source of nutrients for heterotrophic organism, और यही खुराक ना सिर्फ पौधों की ज़रूरियात को पूरा करती है, बल्कि पौधों को खुराक बनाने वाले तमाम जानदारों की खुराक का जरिया भी है। डियर स्टूडेंट्स, सवाल जो पूछा गया था वो ये था कि किस तरह से तमाम जिंदगी का दारो मदार फोटोसिंथेसिस पे है। उसका जवाब हमने ये डिस्कस किया कि इसकी वजह ये है कि पौधे प्रोड्यूसर हैं, और इकोसिस्टम में जब एनर्जी आती है, सूरज की एनर्जी आती है, वो पौधे लेकर के आते हैं। उस एनर्जी को इस्तेमाल करके ये अपनी खुराक बनाते हैं, और उन पौधों को दूसरे जानदार अपनी खुराक बनाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तमाम की तमाम जिंदगी का दारोमदार फोटोसिंथेसिस पे है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल में पूछा गया है, स्ट्रक्चर्स एंड फिनोमेना इन टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्लांट्स। बताइए वो कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं और वो कौन से फिनोमेना हैं कि जिनकी मदद से पौधों के अंदर पानी जज़ब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक की जाती है। तो यहाँ पर जहन में बिठा लीजिए, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल्स में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे हवा के ज़रिए से अपने पत्तों में लेकर के जाते हैं, और वो स्टोमेटा के ज़रिए पत्तों के अंदर दाखिल होती है। इसी तरह से जहाँ पर जिक्र है वाटर का, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये पौधों की जड़ों के ज़रिए और जड़ों के बालों यानी रूट हेयर्स के ज़रिए से पौधे के अंदर आता है और ऊपर तने और पत्ते तक जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के ज़रिए से और वाटर के मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस के ज़रिए से पौधे के अंदर जाते हैं, पौधे का हिस्सा बनते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। इसका जवाब आप यूँ लिख सकते हैं, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट एंड रूट हेयर्स थ्रू ऑस्मोसिस। पानी को जज़ब किया जाता है जड़ों और जड़ों के बालों के ज़रिए से, ऑस्मोसिस के अमल की मदद से। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप बाय स्टोमेटा इन द लीव्स थ्रू डिफ्यूजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक किया जाता है स्टोमेटा की मदद से पौधों के पत्तों के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजेस ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी। सवाल पूछा गया है, इन व्हाट वेज रेस्पिरेटरी एनर्जी यूजेस। बताइए वो कौन से जरिए हैं, वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से प्रोसेसेस हैं कि जिनके अंदर किस हालत में एनर्जी इस्तेमाल होती है। वो एनर्जी जो रेस्पिरेशन के दौरान बनती है, सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस के दौरान बनती है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब आप यूँ लिख सकते हैं,
respiratory energy released from phosphate bond in the hydrolysis of ATP in the form of kinetic energy. Dear students, recall your memory. Energy transformations में ATP मेन एनर्जी करेंसी के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि जब एनर्जी की ज़रूरत होती है ATP का मॉलिक्यूल पानी से रिएक्शन करता है और ATP के मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ग्रुप टूट जाते हैं। फॉस्फेट और फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, उसको टिल्ड कहा जाता है। जब ये एक बॉन्ड टूटता है तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड के अंदर स्टोर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। बॉन्ड के टूटने पर निकलने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये काइनेटिक एनर्जी जब खारिज होती है मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होती है, केमिकल्स की सिंथेसिस में इस्तेमाल होती है और मूवमेंट में इस्तेमाल होती है, जबकि बकिया एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर दी जाती है, ज़ाया कर दी जाती है। इसका जवाब आप यूँ लिख सकते हैं, respiratory energy released from phosphate bond in the hydrolysis of ATP in the form of kinetic energy and used in various functions, और मुख्तलिफ फंक्शंस में इस्तेमाल होती है, सच एज केमिकल सिंथेसिस, जैसा कि केमिकल सिंथेसिस है, मेंटेनेंस है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जबकि रिमेनिंग अमाउंट इज रिलीज्ड एज हीट, बकिया मिकदार को हीट की फॉर्म में खारिज कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सवाल पूछा गया है एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत बताइए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है एनएरोब्स के लिए, और इसके अलावा जब इंसानों का जिक्र किया जाए, दूसरे जानदारों का जिक्र किया जाए जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जब वो हार्ड एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उस ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन हेल्प आउट करती है। इसी तरह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहा जाता है, और फर्मेंटेशन की सलाहियत को इस्तेमाल करके हम बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से एथेनॉल बनाते हैं। इसी तरह दूध को दही में तब्दील करते हैं, अंगूर से शराब बनाते हैं, आटे को खमीर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब आप यूँ लिख सकते हैं, Major energy source for anaerobes, source of energy in human during exercise and source of products like cheese, ethanol, etc. Dear students, ये थे 4 सवालात जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के नाम से आपकी एक्सरसाइज में दिए गए थे। इसके बाद अगला सेक्शन है टर्म्स टू नो का। आइए देखते हैं कौन सी टर्म्स हैं जो इस चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज में पूछी गई हैं। टर्म्स टू नो का पहला सवाल है एसिटाइल को ए। डियर स्टूडेंट्स, एसिटाइल को ए क्या है? रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में पहले मरहले के अंदर 6 कार्बन वाला कंपाउंड ग्लूकोज टूटता है 3 कार्बन वाले पायरोविक एसिड में। ये 3 कार्बन वाला पायरोविक एसिड को एंजाइम ए की मदद से मजीद टूटता है 2 कार्बन वाले एसिटाइल को ए में। डियर स्टूडेंट्स, आप इसका जवाब यूँ लिख सकते हैं, A 2 carbon compound formed by the action of coenzyme A. फर्दर इसका आंसर कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, on a 3 carbon compound pyruvic acid during mechanism of respiration, ये किस पे असरअंदाज होता है? 3 कार्बन कंपाउंड पायरोविक एसिड पे असरअंदाज होता है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के दौरान असरअंदाज होता है और पहले मरहले के इख्तिताम पर असरअंदाज होता है। इसके बाद जब एसिटाइल को ए 2 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाता है तो ये दूसरे मरहले क्रेब्स साइकिल में दाखिल हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2। सवाल में पूछा गया है एडेनिन के बारे में बताइए।
डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, एडेनिन किसको कहा जाता है? एडेनिन इज बेसिकली अ नाइट्रोजन बेस, डबल रिंग वाली ये एक नाइट्रोजन बेस है। ये डीएनए में भी पाई जाती है, ये आरएनए में भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हम जिस न्यूक्लियोटाइड को पढ़ रहे हैं वो एटीपी का न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये एटीपी के न्यूक्लियोटाइड में पाया जाने वाला डबल रिंग नाइट्रोजन बेस है। आप इसको यूँ लिख सकते हैं, इट इज अ डबल रिंग नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ एटीपी। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, एडीपी। एडीपी से क्या मुराद है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, अपनी यादाश्तों को ताज़ा कर लीजिए। हमने पढ़ा था, रेस्पिरेशन ही में पढ़ा था, चैप्टर 7 में पढ़ा था कि जब हाइड्रोलिसिस होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, पानी से रिएक्शन होता है, एटीपी का फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है, फॉस्फेट ग्रुप अलग होता है, और जब एटीपी से एक फॉस्फेट अलग हो जाता है वो एडीपी में यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में तब्दील हो जाता है। मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत हो तो एडीपी से मज़ीद एक फॉस्फेट ग्रुप अलग होता है और वो एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में तब्दील हो जाता है। इसका आंसर आप यूँ लिख सकते हैं, इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एज एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसको एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का वर्ड यहाँ पे लिखा जाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड के बरक्स। यहाँ पर आप लिखेंगे डाइफॉस्फेट। एंड फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बनता है एटीपी की हाइड्रोलिसिस के नतीजे में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। आइए देखते हैं आखिरी सवाल आज के लेक्चर का कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बताइए। रिकॉल योर मेमोरी, हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन वाले लेक्चर में कि रेस्पिरेशन सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। ये सेल के अंदर होता है, सेल की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करता है। इस दौरान में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, ऑक्सीजन की मदद से टूटते हैं। हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन की 2 किस्में हैं, एक को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, एक को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा गया सवाल एरोबिक रेस्पिरेशन का है। एरोबिक रेस्पिरेशन दरअसल रेस्पिरेशन की वो किस्म है कि जिसके दौरान ऑक्सीजन मौजूद होती है। इसका जवाब आप यूँ लिख सकते हैं, इट इज़ द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट्स, ये आज के सवालात थे जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और किसी भी सवाल को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कोई भी सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम सवालात समझ आ चुके हैं। आपने इन तमाम सवालात को समझ लेने के बाद याद कर लेना है और याद करने के लिए अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करेंगे। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।